की स्क्रीन है कैसी रहती है शेप में? रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप की रहती है। और हमारे शो की स्क्रीन कैसी है? स्क्वायर शेप की है, सर्कुलर शेप की है, सॉरी स्फीयर शेप की है। क्योंकि हम इस शो में क्या करते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी 8 प्लैनेट पाए जाते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं, एक गोलाकार शेप के होते हैं। और इसी वजह से हमारे शो की स्क्रीन भी एक स्फेरिकल शेप की है। तो देखते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट को, जो कि एक स्टार यानी कि एक तारा है, सन, सूरज। ऐसा है देखो। तो सन को हम स्टार कहते हैं, सूरज को हम तारा कहते हैं। क्यों कहते होगे सन को स्टार? खुद की लाइट होती है। आप सभी ने जुगनू देखे होंगे, जैसे जुगनुओं के पास उनकी खुद की लाइट होती है, वैसे ही सूरज के पास उसकी खुद की लाइट होती है। सूरज स्वयं प्रकाशित यानी कि सेल्फ इल्यूमिनेटिंग होता है और इसी वजह से हम इसको स्टार कहते हैं। इसके कोर में एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन के 4 एटम मिलकर एक हीलियम एटम का निर्माण करते हैं। और इस रिएक्शन में ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसी वजह से इसके कोर में यानी कि इसके सेंटर में, सेंटर का टेम्परेचर बढ़कर पहुंच जाता है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक के। और इसी वजह से इसके सरफेस का भी टेम्परेचर हमेशा हाई पाया जाता है, जो कि रहता है लगभग 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और यही एनर्जी हमारे अर्थ पर सनलाइट के फॉर्म में यानी कि सूर्य प्रकाश के रूप में आती है, जो कि आती है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड्स में। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा मास भी ऑक्युपाई करता है। नियर अबाउट 99.86% मास अकेला सूरज ऑक्युपाई करता है। और इसी वजह से हमारे सोलर सिस्टम में हाईएस्ट ग्रेविटी, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूरज की ही पाई जाती है। और इसी वजह से हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी 8 प्लैनेट पाए जाते हैं सभी के सभी सन के अराउंड रोटेशन और रिवॉल्यूशन करते हैं, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो देखते हैं सोलर सिस्टम के फर्स्ट मेंबर को। फर्स्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम मर्क्यूरी, बुध ग्रह। तो यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और ये सूरज के काफी नजदीक है। पर सूरज के काफी नजदीक होने के बावजूद मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। ऐसा क्यों? अगर कोई चीज आपकी इतना नजदीक होती है तो गर्म रहनी चाहिए थी ना? पर ये क्यों हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है? एटमॉस्फेयर, एकदम करेक्ट। इसके पास इसका खुद का एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। एटमॉस्फेयर का काम क्या होता है, जितनी भी सनराइज उस प्लैनेट पर इंसिडेंट होती है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना और हीट को मेंटेन करने का काम होता है। पर यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं पाया जाता है। और इसी वजह से इस प्लैनेट पर जितनी भी सनरेज इंसिडेंट होती है उसमें से ज्यादातर सनरेज रिफ्लेक्ट बैक यानी कि परावर्तित हो जाती है। और इसी वजह से मर्क्यूरी अपने डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर दिन का तापमान बढ़कर पहुंच जाता है 430 डिग्री सेल्सियस तक के, और रात का यही तापमान ड्रॉप डाउन होकर कम होकर पहुंच जाता है -180 डिग्री सेल्सियस तक के। इतना ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन रहता है मर्क्यूरी पर। यानी कि एक तरफ ऐसा टेम्परेचर अगर हम वहां पर जाते हैं तो पूरी तरह से जल कर राख हो जाएंगे, और एक तरफ ऐसा टेम्परेचर अगर हम वहां पर जाते हैं तो पूरी तरह से फ्रीज हो जाएंगे, पूरी तरह से जम जाएंगे। इतना कम टेम्परेचर रहता है मर्क्यूरी पर। यानी कि मर्क्यूरी पर तो हमारे लिए लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट को, वीनस, शुक्र ग्रह। तो यह हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट एज वेल एज हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज्यादा चमकीला और सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला ग्रह। तो क्यों वीनस हॉटेस्ट होगा? क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर है। क्या एटमॉस्फेयर ही एक वजह है जिसकी वजह से कोई प्लैनेट हॉटेस्ट या कोल्ड रहता है? नहीं, उसके पास सन भी है। उसके एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैसेस डिपेंड करती है। तो इसके एटमॉस्फेयर में एक ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी पाई जाती है। तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने % में मौजूद होती है? 0.02 या 0.03।
लेस देन 1% में पाई जाती है, पर वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके एटमॉस्फेयर में 98% में मौजूद होती है। ये क्या करती है, जितनी भी सनराइज इस प्लैनेट पर इंसिडेंट होती है उसको वो ट्रैप कर रखती है, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, और इसी वजह से इस प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़कर पहुंच जाता है 460 डिग्री सेल्सियस तक के, और इसी वजह से इस प्लैनेट को हमारी सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। आप सभी को यहाँ पर कुछ व्हाइट पैचेस नजर आ रहे होंगे, ये यहाँ पर पाए जाने वाले क्लाउड्स हैं जो कि सल्फर डाइऑक्साइड से बने हुए रहते हैं, और जैसे हमारे धरती पर बारिश के रूप में पानी बरसता है, वीनस पर भी बारिश होती है, हाँ, पर वीनस पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि तेजाब बरसता है, एसिड रेन होता है, यानी कि वीनस पर भी हमारे लिए लाइफ पॉसिबल होगी क्या? नहीं, वीनस पर भी हमारे लिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। और अभी हमने दो प्लैनेट देखे, मर्क्यूरी और वीनस, इन दोनों के पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट यानी कि एक भी चांद भी नहीं पाया जाता है। तो देखते हैं सोलर सिस्टम के तीसरे प्लैनेट को, जिसके पास एक चांद पाया जाता है, और मदरलैंड अर्थ, पृथ्वी, जिसे हम ब्लू प्लैनेट या ब्लू मार्बल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर हम पृथ्वी को स्पेस से देखते हैं तो यह हमें ब्लू कलर की नजर आती है, क्योंकि हमारे धरती पर क्या है, 71% में वाटर मौजूद है और 29% में लैंड, जमीन मौजूद है, जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 7 खंडों में विभाजित होती है। तो देखते हैं उन्हीं कॉन्टिनेंट्स को वन बाय वन। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, जहां पर हमारा इंडिया भी पाया जाता है। इसके बाद आएगा अफ्रीका, तो यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी पाया जाता है। उसके बाद आएगा यूरोप, साउथ अमेरिका, आप सभी ने एनाकोंडा की मूवीज देखी होगी, तो वहां पर जो अमेज़न के जंगल दिखाए जाते हैं, साउथ अमेरिका, ब्राजील में ही पाए जाते हैं। उसके बाद आएगा नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद आएगा कंगारुओं का कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में आता है अंटार्कटिका, जो कि पूरा का पूरा बर्फ से घिरा हुआ रहता है। हमारी अर्थ उसके एक्सिस पर 23.5 डिग्री से टिल्ट रहती है, झुकी हुई रहती है। इसी वजह से यहाँ पर सीजनल वेरिएशन यानी कि ऋतु परावर्तित होते हैं, समर, विंटर, रेनी सीजन, ऐसे सीजन चेंज होते हैं। तो देखते हैं इसी के एक नेचुरल सैटेलाइट को, जो कि रोज रात को हम आसमान में देखते हैं, मून, चांद। तो आप सभी ने रात के आसमान में चांद का ये डार्कर पोर्शन जरूर देखा होगा, देखा है सभी ने? यस सर। पर आप में से किसी ने चांद का इतना ब्राइटेस्ट पोर्शन देखा है कभी रात के आसमान में? नहीं, हम पृथ्वी पर से चांद का सिर्फ 59 to 60% पोर्शन ही देख पाते हैं। ये जो ब्राइटेस्ट पोर्शन है चांद का, यह हम धरती पर से कभी भी नहीं देख सकते हैं। इसकी एक वजह होती है चांद का खुद के एक्सिस के अराउंड घूमने का समय, यानी कि रोटेशन पीरियड, और हमारी धरती के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने का यानी कि रिवॉल्यूशन पीरियड लगभग सेम रहता है। और इसी वजह से हम पृथ्वी पर से चांद का ये जो ब्राइटेस्ट पोर्शन है ये कभी भी नहीं देख सकते हैं। और इसी वजह से चांद हमारे धरती के साथ टाइटली लॉक हो गया है, और इसी वजह से इसे सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहा जाता है। धरती पर तो एटमॉस्फेयर पाया जाता है, क्या चांद पर पाया जाता होगा एटमॉस्फेयर? चांद पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं पाया जाता है। और इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि चांद पर जिन्होंने पहला कदम रखा था, जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उनके कदमों के निशान यानी कि उनके फुटप्रिंट अभी भी चांद पर मौजूद है, ऐसा कहा जाता है। तो देखते हैं सोलर सिस्टम के चौथे प्लैनेट को, जिसे हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, मार्स, मंगल ग्रह। तो यह हमें रेडिश ब्राउन कलर का नजर आता है, इसीलिए इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं। पर क्यों हमें मार्स लाल दिखता होगा? आयरन, आप सभी ने लोहे को जंग चढ़ते हुए देखा होगा, इसकी मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड यानी कि आयरन रस्ट पाया जाता है, और इसी वजह से यह हमें रेडिश ब्राउन कलर का अपीयर करता है। और आप सभी ने सुना होगा कि मार्स पर पानी मिलाया करके, तो जैसे हमारे अर्थ पर 2 पोल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर भी 2 पोल्स पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कि ड्राई आइस की आइस कैप से घिरे हुए रहते हैं, और इसी के नीचे पाया जाता है सलाइन वाटर यानी कि खारा पानी। और जैसे हमारे अर्थ के ऊपर का सबसे बड़ा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट,
वैसे ही यहाँ पर पाया जाता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन ओलंपस मॉन्स, या जिसे निक ओलंपिया के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे अर्थ पर पाए जाने वाले माउंटेन माउंट एवरेस्ट से भी 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है। जैसे हमारे धरती के पास एक चांद पाया जाता है, मार्स के पास टोटल 2 चांद पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है फोबोस और दूसरा होता है डीमोस। तो अभी हमने मार्स तक जितने भी 4 प्लैनेट देखे, ये सभी इनर प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सॉलिड सरफेस है जहां पर हम खड़े रह सकते हैं। पर अभी हम जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक जितने भी प्लैनेट देखने वाले हैं, ये सभी के सभी गैसेस से बने हुए रहते हैं या पूरे के पूरे आइस से बने हुए रहते हैं। इसी वजह से इनको अलग कैटेगरी में, यानी कि आउटर प्लैनेट्स के कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो देखते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट को, बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर जुपिटर गुरु ग्रह। तो ये पूरा का पूरा गैसेस से बना हुआ होता है, हाइड्रोजन हीलियम जैसे गैसेस से बना हुआ रहता है, और इसी वजह से इसे गैसियस जायंट भी कहा जाता है। और जैसे हमारे धरती पर एक दिन 24 आवर्स का होता है, यानी कि हमारी धरती पूरा खुद के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगाती है? 24 घंटे। वैसे ही ये जो जुपिटर है, ये अपने एक्सिस पर इतना फास्टली रोटेट करता है कि ये लगभग 9 आवर 56 मिनट्स में ही अपना एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है। यानी कि अगर हम जुपिटर पर जाते हैं तो यहाँ पर एक दिन सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। इतना फास्ट ये अपने एक्सिस पर घूमता है, और इसी वजह से इसके सरफेस पर हमें बहुत से स्ट्रॉम्स पाए जाते हैं, बहुत से तूफान भी पाए जाते हैं। आप सभी के स्क्रीन के सामने एक सर्कुलर पोर्शन आया है। ये यहाँ पर पाए जाने वाला जाना माना तूफान है, जिसका नाम है द ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि एक्चुअल में इतना बड़ा होता है कि वहां पर हमारे अर्थ जैसे 2 से 3 प्लैनेट समा सकते हैं। इतना विशाल वो होता है। तो आप में से कोई गेस कर पाएगा पूरे के पूरे गुरु ग्रह में हमारे अर्थ जैसे कितने प्लैनेट फिट हो पाएंगे? तो 1200 अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट नियर 1300, लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती है। इतना विशाल होता है जुपिटर इस साइज में। और इसी वजह से प्लैनेटरी सिस्टम में हाईएस्ट ग्रेविटी जुपिटर की ही पाई जाती है। और इसी वजह से जुपिटर क्या करता है, जो भी एस्ट्रॉइड या मेटेरॉइड, जो भी लघु ग्रह या उल्का पिंड हमारे धरती की तरफ आ रहे होते हैं, धरती को आकर टकराने वाले होते हैं, जुपिटर अपने ग्रेविटी से उनको खुद की ओर खींच लेता है। और इस तरह से यह हमारे धरती को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी वजह से इसे बॉडीगार्ड ऑफ द अर्थ या पृथ्वी का बड़ा भाई इस नाम से भी जाना जाता है। और जो भी एस्ट्रॉइड या मेटेरॉइड कैप्चर करता है, कुछ सालों बाद इसके चांद बन जाते हैं। और इसी वजह से इसके पास टोटल 96 नेचुरल सैटेलाइट भी पाए जाते हैं, 96 चांद भी पाए जाते हैं। और जिसमें से जो 4 चांद होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, और उनकी खोज की थी गैलीलियो गैलीली ने, इसलिए उनको गैलीलियन मून्स भी कहा जाता है। तो देखते हैं उन्हीं गैलीलियन मून्स को। तो पहला गैलीलियन मून है आयो, जो कि दिखने में काफी सुंदर दिखता है, पर जितना ज्यादा ये सुंदर दिखता है उतना ही भयानक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी पॉइजनस गैसेस और लावा की नदियां भी पाई जाती है। दूसरा है यूरोपा, तीसरा गैनमीड, यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट यानी कि सबसे बड़ा चांद है। और चौथा होता है कैलिस्टो। जैसे धरती के चांद के ऊपर क्रेटर्स यानी कि गड्ढे पाए जाते हैं, वैसे ही कैलिस्टो के ऊपर भी बहुत से क्रेटर्स पाए जाते हैं, बहुत से गड्ढे पाए जाते हैं। तो देखते हैं सोलर सिस्टम के नेक्स्ट प्लैनेट को, सैटर्न, शनि ग्रह। तो आप सभी ने सैटर्न की इमेजेस किताबों में या मोबाइल फोन्स पे वगैरह देखी होगी। आपको यहाँ पर कुछ मिसिंग नजर आ रहा है? सैटर्न के अराउंड रिंग्स रहती है, पर वही रिंग्स हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप कल्पना करिए कि इसके अराउंड रिंग्स है। तो देखते हैं कि वो रिंग्स कैसे फॉर्म हुई। सैटर्न का एक नेचुरल सैटेलाइट, एक चांद, इसके एटमॉस्फेयर में आकर बस्ट हो गया, फट गया, और सैटर्न की ग्रेविटी के वजह से चांद का जो भी मलबा निकला, जो भी डेब्रिस निकली, वो इसके अराउंड रोटेशन और रिवॉल्यूशन करने लगे, इसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे, और उन्होंने ही यह रिंग फॉर्म की है। सैटर्न भी पूरा का पूरा गैसेस से बना हुआ रहता है, और यह हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है। इसमें भी लगभग
हमारे अर्थ जैसे 1100 प्लैनेट फिट हो सकते हैं, इतना विशाल होता है सैटर्न भी साइज में। और इसे किंग ऑफ द मून्स यानी कि चंद्रमाओं का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून्स सैटर्न के ही पाए जाते हैं। जैसे हमारे धरती के पास इकलौता चांद पाया जाता है, सैटर्न के पास टोटल 146 नेचुरल सैटेलाइट यानी कि 146 चांद पाए जाते हैं। और जिसमें से सबसे बड़ा चांद होता है टाइटन। तो देखते हैं सोलर सिस्टम के नेक्स्ट प्लैनेट को, यूरेनस अरुण ग्रह। तो ये जो प्लैनेट है ये अपने एक्सिस पर कुछ ऐसे 98 डिग्री से टिल्ट रहता है, 98 डिग्री से झुका हुआ रहता है। इसकी एक वजह है, हमारे पृथ्वी जितना बड़ा एक एस्टेरॉइड इसे 2 बार आकर टकराया और इसी वजह से इस प्लैनेट की टिल्टिंग ऐसे 98 डिग्री पर हो गई है। और इसी कोलिजन के वजह से इसने अपनी बहुत सी नेचुरल हीट और ग्रेविटी भी खो दी है और ये इतना ज्यादा झुका हुआ रहता है। इस वजह से इस प्लैनेट पर सूरज की रोशनी भी बराबर नहीं पहुंच पाती है और इसी वजह से जो प्लैनेट है यह हमारे सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे ज्यादा ठंडा रहने वाला ग्रह भी है। और जब ये अपनी एक्सिस पर घूमता है तो ऐसे लगता है कि कोई पहिया अपनी एक्सिस पर घूम रहा है और इसी वजह से इसे रोलिंग प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं सोलर सिस्टम के लास्ट प्लैनेट को, नेपच्यून वरुण ग्रह। तो इसके बारे में भी एक खास बात है, इसे हमारे सोलर सिस्टम का रिचेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे अमीर ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता प्लैनेट है जहां पर प्रोमिनेंट डायमंड्स की बारिश होती है, हीरो की बरसात होती है नेपच्यून पर। तो अगर आप में से किसी को रीच होना होगा तो जा सकता है नेपच्यून पर डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए। तो कौन कौन जाना चाहेगा नेपच्यून पर डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए? बट अगर हम वहां पर जाना भी चाहें तो जा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे धरती के पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम उस प्लैनेट पर जा सके और वापस भी आ सके। पर समझो गलती से हम उस प्लैनेट पर पहुंच भी जाते हैं तो वहां पर हम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है काफी ज्यादा रहता है। अगर हम उसके एटमॉस्फेयर में थोड़ा भी एंटर करते हैं तो हम सैटर्न के मून की तरह, शनि के चांद की तरह हम भी बर्स्ट हो सकते हैं, फट सकते हैं, इतना ज्यादा वहां पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो देखते हैं कि इसके एटमॉस्फेयर में वो डायमंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन नाम की गैस पाई जाती है और मीथेन के जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कंडेंस होकर डायमंड्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं और उन्हीं डायमंड्स की रेन इस प्लैनेट पर होती है। पर जैसे जैसे वो डायमंड इसके कोर तक जाने लगते हैं वो फिर से मेल्ट होकर कार्बन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखते हैं एक ऑब्जेक्ट को जो कि 2006 तक प्लैनेट के कैटेगरी में था, पर 2006 के बाद प्लूटो को प्लैनेट के कैटेगरी से निकाल दिया गया है। तो प्लूटो को प्लैनेट के कैटेगरी से क्यों निकाल दिया गया होगा? हाँ, एकदम करेक्ट। देखिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट की डेफिनेशन बताते हुए 3 रूल्स बताए। पहला रूल, प्लैनेट वही है जो एक स्टार के अराउंड रिवॉल्यूशन करे, एक तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाए। सेकंड रूल, प्लैनेट वही है जिसका खुद का एक स्पेरिकल शेप हो, उसकी खुद की इतनी ग्रेविटी हो कि वो खुद का स्पेरिकल शेप मेंटेन कर रख सके। और तीसरा नियम, प्लैनेट वही है जिसकी खुद की एक इंडिपेंडेंट ऑर्बिट हो, स्वतंत्र कक्षा हो, वो दूसरों की ऑर्बिट में इंटरफेयर ना करे और खुद की ऑर्बिट को क्लियर करता रहे। पर ये जो प्लूटो है ये पहले 2 नियम तो फॉलो करता है पर ये तीसरा नियम फॉलो नहीं करता। ये 22 इयर्स यानी कि 22 सालों के लिए नेपच्यून इस प्लैनेट के ऑर्बिट को क्रॉस करता है और इसी वजह से इसे प्लैनेट की कैटेगरी से निकालकर डॉर्क प्लैनेट यानी कि बटु ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया है। देखते हैं अर्थ पर दिन और रात कैसे होती है। आप सभी ने रोड के ऊपर का ट्रैफिक जरूर देखा होगा, आसमान में भी ट्रैफिक रहता है, एरोप्लेन्स का ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक। तो एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक आपको कौन से कंट्री में नजर आ रहा है? इंडिया में या चाइना में? चाइना में।
इंडिया के मुकाबले चाइना में बहुत ही ज्यादा एयर ट्रैफिक पाया जाता है। इंडिया में ज्यादातर एयर ट्रैफिक मेट्रो सिटीज के अराउंड ही पाया जाता है और वर्ल्ड का सबसे कम एयर ट्रैफिक पाया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप कंट्रीज पाई जाती है और इसी वजह से यहाँ पर एयर ट्रैफिक भी बहुत ही कम पाया जाता है। पर थोड़ा सा ऊपर नजर डालिए यूरोप की तरफ। यूरोप में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा तो नहीं, सेकंड लार्जेस्ट एयर ट्रैफिक पाया जाता है। वर्ल्ड में इससे भी ज्यादा एक जगह पर एयर ट्रैफिक पाया जाता है। तो आप में से कोई गेस करेगा वर्ल्ड का कहां पर पाया जाता है? अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक वाला कॉन्टिनेंट। देखिए वहां पर उन पूरे एरोप्लेन ने पूरा मकड़ी के जाले की तरह स्ट्रक्चर बना लिया है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे एयर ट्रैफिक भी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे एयर ट्रैफिक भी कम होती जाती है। और इसी के साथ हमारा ये शो साइंस ऑन स्फीयर यहीं पर समाप्त होता है।